पार्टनर वीज़ा हो या पेरेंट्स वीज़ा हो, तो ये ऐसे फैमिली वीज़ाज़ होते हैं यूके के कि जो बहुत सेंसिटिव मैटर्स के होते हैं, इनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये इस तरह के वीज़ाज़ हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट्स में ऑल्दो के मेंटेनेंस हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन जब बात आती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की या कुछ ऐसी सीरियस हार्डशिप की, तो इन रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन भी क्लेम हो जाती है। जी, वो लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, इंग्लिश टेस्ट नहीं कर सकते, 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते, लेकिन उनको सीरियस हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारी उनके लिए एग्जम्पशंस मौजूद हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो आज के इस टॉक में, आज के इस शो में, जो कि लाइव में आपके साथ मौजूद हूँ अरसा दराज के बाद, तो हम यही बात करेंगे कि वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जो आपको इस चीज़ का राइट देते हैं कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपसे वेव ऑफ हो सकती हैं अगर आप सीरियस हार्डशिप में फॉल करते हैं। अब वो सीरियस हार्डशिप्स क्या हैं, आज के शो में ये भी बात करेंगे, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या है ये भी बात करेंगे। तो बिल्कुल लाइव आप कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन है, ये कम्युनिटी के लिए है, और वो लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल में हैं, जिनको वे आउट की समझ नहीं लगती और साल हर साल वो स्टक रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप रिक्वायरमेंट्स नहीं भी पूरी कर सकते तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है। तो आज के शो में आई वॉन्ट यू टू लाइक दिस पेज, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शादिया अंजम ऑफिशियल टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड टू watch me live and ask me live question and answer so that I can help you in your UK immigration application. So अभी साथ ही साथ ये भी देखते जाएंगे कि लाइव कमेंट्स क्या हैं, लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या हैं, और साथ ही हम आपके आंसर देंगे। राइट, सो कमिंग बैक टू सीरियस हार्डशिप, कि जब आप एज ए पेरेंट्स, एज ए पार्टनर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके क्या इश्यूज होते हैं और सीरियस हार्डशिप्स क्या हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी फैमिली में कोई भी चाइल्ड इन्वॉल्व हो, सो दैट चाइल्ड कैन बी under 18 years old, and it can be a limited leave to remain, and that child can be without any leave to remain in the UK. As long as you have child, you have children, and you are facing serious hardships, then this show is for you. So सीरियस हार्डशिप्स में ये होता है कि आपके ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आप ह्यूमन राइट्स के जब अंडर आते हैं तो आपको बहुत सारी एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। इमिग्रेशन रूल्स कुछ कहते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है वो आपको कवर कर रहे होते हैं, और समटाइम अगर आप रिक्वायरमेंट्स नहीं भी पूरी करते तो आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस शो करते हैं तो आपको उससे एग्जम्पशंस मिल जाती है और आपका एप्लीकेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। So join me live and with your live comments, with your live questions, and I'm here to help you out. I'm here to answer your live questions, and also you can get anytime any kind of information in terms of your UK visa application. So अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए पार्टनर अप्लाई कर रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट थे कि वो यहाँ पर उनकी जो वाइफ है वो लिमिटेड लीव टू रिमेन पे थी और वो बेनिफिट पे थी, इनकम बेनिफिट ले रही थी, इनकम सपोर्ट ले रही थी, और वो 18,600 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी। ओके, सो अब इसमें इशू क्या आता है, जब उनके फर्स्ट हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दिया, उसके बाद उन्होंने शादी की पाकिस्तान से एक लड़के के साथ। अब जब उनका वीज़ा अप्लाई करना था तो इशू ये आ रहा था कि 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए उनका एप्लीकेशन अपेरेंटली उनको ये लग रहा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, और वो काम नहीं कर सकती थी क्योंकि शी वॉज लुकिंग आफ्टर हर 2 यंग डॉटर्स फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज, और वो जो है वो उस वजह से उनकी लुक आफ्टर कर रही थी, उनकी केयरर थी, और वो काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो इनकम सपोर्ट पे थी।
अब जब इनकम सपोर्ट पे थी, एक तरफ वो एग्जम्प्टेड नहीं थी और दूसरी तरफ ये है कि वो अपनी बच्चों की केयर थी, तो इसमें ये चीज़ सीरियस हार्डशिप में आती थी, सीरियस हार्डशिप में आ जाती है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। अब इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं? इटसेल्फ इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो एक्सेप्शंस मौजूद है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप उन सर्कमस्टांसेस को अप्लाई कर सकते हैं और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम मीटिंग योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ £18,600 एंड ऑल्सो फ्रॉम मीटिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। तो एग्जैक्टली जब पहली एग्जांपल मैंने बताई कि जो लेडी इनकम सपोर्ट पे थी और वो काम नहीं कर सकती थी, बच्चों को लुक आफ्टर कर रही थी, उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव सिचुएशन मौजूद नहीं थी कि जिसकी वजह से वो सीरियस हार्डशिप में फॉल कर रही थी। और ये आर्गूमेंट्स जो है बनाकर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, जो आपके वीज़ा ऑफिसर होते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं बताते, सीरियस हार्डशिप्स के बारे में बात नहीं करते, देन प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो वीज़ा ऑफिसर है उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, और जब वो इमिग्रेशन रूल्स को देखेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका एप्लीकेशन उस पर फॉल नहीं होता तो उसको वो रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस का सहारा लेंगे, आप अपनी सीरियस हार्डशिप को एक्सप्लेन करेंगे फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ कि आपकी सीरियस हार्डशिप है क्या और आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, तो उसके साथ फिर आप ये लिखेंगे कि ये हमारे पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, और हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ब्रीच हो रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, सेपरेट रह रहे हैं, तो जिसकी वजह से अपने डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हुए इस ग्राउंड्स के तहत, सीरियस हार्डशिप के तहत हमारी एप्लीकेशन को ग्रांट किया जाए। सो ये वो चीज़ है कि जिससे आपका एप्लीकेशन सीरियस हार्डशिप के अंडर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंडर कंसिडर किया जाता है और आपको लीव टू रिमेन दे दिया जाता है। सो कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, क्या हुआ क्या कि जब वो इनकम सपोर्ट पे थी, अपनी इनकम पूरी नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब उनके हस्बैंड जिन्होंने यहाँ पर आकर ज्वाइन करना था, एप्लीकेंट ने इस चीज़ का देखा कि ऑल्दो के चिल्ड्रन वर यंग एंड ऑल्दो के चिल्ड्रन वर फ्रॉम देयर प्रीवियस मैरिज, but still even if they were stepchildren of the father who was applying from Pakistan, still that is considered children's responsibility. So जब जो मदर है वो सीरियस हार्डशिप का सामना कर रही थी और वो बच्चों के लुक आफ्टर करने में उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इनकम जनरेट कर सकती या एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकती, तो उनके जो सेकंड हस्बैंड उनको यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे, तो ये आर्गूमेंट्स के वो आप यहाँ पर आकर जॉब करेंगे, यहाँ पर आकर उनको इनकम सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर आकर उनकी जो है वो फैमिली मेम्बर्स एक स्ट्रॉन्ग फैमिली मेम्बर साबित होंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंड्स के अंदर लिखनी ज़रूरी है और ये वो चीज़ें हैं जो आपको फैक्चुअली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। जब फैक्चुअली एक्सप्लेन कर देंगे तो उसके बाद फिर आप लीगल ग्राउंड्स में उसको लेकर आएंगे कि लॉ क्या कहता है, लॉ के अंदर एक्सेप्शंस मौजूद हैं, इमिग्रेशन रूल्स के अंदर एक्सेप्शंस मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 क्या कहता है। तो ये कॉम्बिनेशन है कि जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। सो उस लेडी का जो कि जिनकी एक बेटी जो है अंडर 7 years old थी, एक बेटी जो है वो ब्रिटिश थी, और जो 7 years old थी वो ब्रिटिश नहीं थी, लेकिन चूंकि उनको तकरीबन ऑलमोस्ट 7 years हो गए थे यहाँ पर पैदा हुए, तो उनके अपने कुछ प्राइवेट राइट्स बन जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर डेफिनेटली दे टेक इनटू कंसीडरेशन, और बहुत सारे लोगों को, इवन बहुत सारे लॉयर्स को इन ग्राउंड्स की समझ नहीं लगती या इसको अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर द पार्टनर रूट और इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर द पेरेंट्स रूट, लाइक बच्चे छोटे हैं, अंडर 18 years old हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए फैमिली मेम्बर, सो आइदर यू कैन चूज़ टू अप्लाई अंडर पार्टनर रूट या फिर आप पेरेंट्स रूट के तहत उसको अप्लाई करेंगे। सो
क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी होती है एप्लीकेशन की, सो आपको असेस करना है किस में ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप ऑब्वियसली पार्टनर के रूट पे करेंगे, लेकिन अगर बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है जैसे मैंने अभी बात की, तो फिर बेहतर है कि आप पेरेंट्स रूट पे, parents of British children, even though they are stepchildren, they are your own children, they are adopted children. So बच्चों के राइट जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर it's better to apply under the category of parents visa instead of the category of partner visa. I hope you have understood this question. Now we will see if anybody has commented or wants to ask any type of question, then we will take their live questions. और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे भी बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं, एनी इशू, एनी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू दिस लाइव सेशन विद कम्युनिटी so that you can ask your immigration questions, and I'm here to help you out on a regular basis, and I'm planning to hold this live conversation with my community, with my clients, and with the public on regular basis. If not weekly, then at least after every 2 weeks जो है वो लाइव सेशन हो ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकें. So now let's move on to the next part. अभी हम देखेंगे कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में क्या रिक्वायरमेंट है. उसमें यह है कि एप्लीकेंट हैज़ अ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप्स विद अ चाइल्ड. अब जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग रिलेशनशिप, पेरेंटल रिलेशनशिप है क्या? जब आप एज ए पेरेंट्स, बेशक बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे, बच्चे यूके में हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में हैं, अब आप उनको यहाँ पर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो आपका सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप मीन्स कि आप कंटिन्यूसली उनके साथ कन्वर्सेशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, उनको सम टाइम फिनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, और उनको सम टाइम गिफ्ट भी अगर आप भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं, उसका प्रूफ अपने पास रखते हैं, वो आपको मिलने के लिए आपके कंट्री में जाते हैं, आप उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो शो करते हैं कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ, और उनके साथ आपका जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि जब आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस शो करते हैं तो ये आपको शो करना होता है. अब दूसरी बात हम ये बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश भी हो सकते हैं, बच्चे जो हैं वो 7 years old भी हो सकते हैं, कि जिनके पास, जो पैदा तो यूके में हुए लेकिन उनके पास कोई स्टेटस नहीं है, अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, रेगुलराइज नहीं किया. एज लॉन्ग एज दे आर बोर्न इन द यूके एंड नाउ दे आर 7 years old, सो उनके प्राइवेट राइट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो बच्चे भी, जैसे आप ब्रिटिश सिटीज़न बच्चों की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, इसी तरह से उन बच्चों की बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि ब्रिटिश तो नहीं है लेकिन वो यहाँ पर 7 years से रह रहे हैं और यहाँ पे बोर्न हुए थे. So if you understand this question, then give me thumbs up, and if you do not understand this question, then you can always ask more questions in terms of your problems, your immigration issues. So by the way, I just want to highlight the things that can help you in terms of your successful application, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो 1000 pounds वीज़ा फ़ीस भी देते हैं, लॉयर्स को फ़ीस भी देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर ग्राउंड्स ना होने की वजह से उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं और बार बार रिफ्यूज़ल आते हैं. जब एक दफ़ा उनके पास रिकॉर्ड चला जाता है वीज़ा ऑफिसर के पास कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, सो एवरी टाइम जब आप अप्लाई करते हैं, देन अगेन यू गेट रिफ्यूज़ल, अगेन you get refusal, you go for court of appeal, and then it takes years and years to get your decision, and in the end you don't know what kind of decision you are going to get. So is uncertain condition mein it's better to get always professional and expert opinion before you submit your even first application.
तो ये आपके बहुत सारे स्ट्रेस बच जाता है, आपके पैसे बचते हैं, आपका टाइम बचता है। सो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की जब हम बात करते हैं, उसमें पहले हमने बात की कि आपको कौन सी ऐसी सिचुएशन है, सीरियस हार्डशिप आपकी क्या है, आपके पास कोई दूसरा रूट मौजूद नहीं है, ऑल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शंस नहीं है। जब आपने ये प्रूव कर लिया तो उसके बाद फिर आपने प्रूव करना है कि आपका सबसिस्टिंग रेगुलर कॉन्टैक्ट है बच्चों के साथ, आपका पेरेंटल रिलेशनशिप हेल्दी है, आप बच्चों के साथ कांटेक्ट में हैं, उनको गिफ्ट शेयर कर रहे हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। सो एंड द लास्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कि वो लोग जो यहाँ पर इवन अब जो कि जब से ये ब्रेग्जिट हुआ है उसके बाद से यूरोपियन रेगुलेशंस 2016 ऑब्वियसली दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अब उस चीज़ को अपेंडिक्स EU के तहत इमिग्रेशन रूल्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। तो वो लोग जो यूरोपियन नेशनल के बच्चे हैं, यहाँ पर लिमिटेड लीव टू रिमेन पे हैं, उन पे भी ये चीज़ें अप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन नेशनल है, आप यूरोपियन नेशनल है, राइट, और आपके बच्चे यहाँ पर आपकी बेसिस पे लिमिटेड लीव टू रिमेन पे है, और जो है अभी उनको सेटल स्टेटस नहीं मिला। अब उसकी बेसिस पे आपका जो स्पाउस है वो अपने कंट्री से आउटसाइड द UK यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो बच्चों के पेरेंट्स की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं सीरियस हार्डशिप के रूट के तहत उनको भी एग्जम्पशन मिल सकती है। तो जो यूरोपियन सिटीजन के बच्चे हैं UK के अंदर, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनको भी इन्हीं एक्सेप्शंस के तहत कंसीडर किया जा सकता है। सो वो बच्चे जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे हैं, उनके बच्चे जो हैं उनकी बेसिस पे भी आप ऐसे जो आपका दूसरा कपल है, दूसरा स्पाउस है, एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज टू मच. Obviously I have given you so much information and this is so much complicated, and sometimes a lay person or normal client even cannot understand the concept of serious hardship and concept of exceptional circumstances under the immigration rules. ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा आसान करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला कि मैंने सीरीज़ ऑफ जो है वो इमिग्रेशन रूल्स चैप्टर के बारे में लाइव सेशंस करने शुरू किए हैं, और मेरी ये कोशिश है कि एटलीस्ट 10 लाइव सेशन आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट्स मिल सकें और आप समझ सकें कि जब आप एज ए फैमिली मेम्बर यहाँ पर आना, एज ए फैमिली ऑफ ब्रिटिश पर्सन, एज ए फैमिली ऑफ लिमिटेड लीव टू रिमेन, एज ए फैमिली ऑफ यूरोपियन नेशनल, एज ए फैमिली ऑफ असाइलम सीकर और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आपके क्या क्या राइट्स होते हैं। सो बिफोर वी लीव इन द एंड, अब आखिरी जो बात मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, I know this is going to be long session, but this is very important. Just mark it. If you have got pen and pencil, you can always write a note, because these type of information you cannot get from anywhere else. And this is the special information I'm just giving out to my community and clients. Okay, so if you haven't subscribed my YouTube channel yet, subscribe my YouTube channel, Barrister Shadi Anjum Official, and like this page on Facebook, UK Immigration Channel, and then I will be interacting with you live on regular basis. Okay. So finally, I want to talk about insurmountable obstacle. Insurmountable obstacle. So this is one of the options under the exceptional circumstances. अब insurmountable obstacles क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने बच्चों के बगैर, या जो बच्चे ब्रिटिश हैं या जिन बच्चों की बेसिस पे UK में आना चाह रहे हैं, आप उनके साथ अपने कंट्री में नहीं रह सकते। आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आपको हो सकता है वहाँ पर इश्यूज़ हों, हेल्थ इश्यूज़ हों, एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों। तो इस तरह की चीज़ें जो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स में आती है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, उसको आपने फैक्चुअल बैकग्राउंड्स के तहत करना है। एंड सम टाइम द बेस्ट पर्सन विल बी टू ड्राफ्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस और इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल ड्राफ्ट्स will be your lawyer.
because lawyer is the best person to draft these type of drafts. If you are going to give instructions to your lawyer, just always talk to them. You want to have affidavit, you want to have insurmountable obstacles drafts and grounds, legal grounds, so that your application can be covered under this category और आपका application acceptable हो सके. So ये चीज़ आपने obviously this is little bit technical terms, little bit difficult terms to pronounce, but if you make a note, insurmountable obstacles, then you will have to draft your factual statement, your legal grounds under this category. So once you do that, then your application is going to be successful. Definitely you are going to prove your point, but you have to be very careful when you draft your statement, because it must be compatible with the legal basis as well as with your factual background. So इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा. I'm going to cover the rest of the things in my next live session, जिसमें हम बात करेंगे बाकी इमिग्रेशन रूल्स के चैप्टर के बारे में. आज हमारा ये चैप्टर 4 था और लाइव था, और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में, वो भी फैमिली वीज़ा से रेलिवेंट होगी. डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो आपके हैं उनके लिए अगर कोई ओवर 18 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है. क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मायूस कभी ना हो. अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं भी होती तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है. एज लॉन्ग एज यू आर जेन्युइन एप्लीकेंट, एज लॉन्ग एज योर केस इज जेन्युइन, देन देयर आर so many ways to deal with your application. So in the meantime, take care of yourself, and I will